स्टार्ट करते हैं बेटा। रेवेन्यू, हमने कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शन कर लिया था। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था प्रोड्यूस कैसे करना है। कॉस्ट में क्या था कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए जो भी आपका खर्चा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है, दैट इज नोन एज कॉस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसको मार्केट में क्या करोगे? सेल। इससे क्या करोगे? पैसा कमा रहे हो, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, नॉट इनकम। पैसा कमाना, ठीक है, वो इनकम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है। इनकम आपकी अर्निंग होती है, ठीक है, जिसमें आपने पैसा कमाया है। रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, इनकम के अंदर कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? रेवेन्यू कॉस्ट इंक्लूड होती है, खर्चा इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। जब मैंने कोई चीज 100 रुपए की बेची है, उसमें मेरा मान लो 10 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए की सेल करी है, 10 रुपए का प्रॉफिट है, 90 रुपीज की क्या है मेरी कॉस्ट, ठीक है। तो इट मींस ये क्या हुआ मेरा रेवेन्यू, जिसमें मेरी कॉस्ट भी इंक्लूड है और प्रॉफिट भी इंक्लूड। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इट मींस रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है, कि इतना मैंने कमाया, जो तुमने इनकम बोली। क्लियर? अब रेवेन्यू के जो कंपोनेंट्स होते हैं तीन होते हैं, टीआर, एमआर, एआर, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? सम टोटल, जितना भी आप क्वांटिटी सेल कर रहे हो, उस क्वांटिटी सेल करने से जो भी पैसा कमा रहे हो, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। सम टोटल ऑफ सेल, ठीक है, सम टोटल ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। जो भी आपने पैसा कमाया किससे? सेल करने से, ठीक है, वो पैसे को प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। फिर एक आता है बेटा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिन हमें पता ही क्या होती है? एडिशनल। क्या होती है? एडिशन। कि एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो भी मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सॉरी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज नोन एज माय मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? फिर एक आता है बेटा हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज क्या होता है? पर यूनिट। 10 यूनिट सेल करी, 90 रुपीज मुझे रेवेन्यू मिलता है, तो पर यूनिट कितना मिला? 9। 90 को 10 से डिवाइड कर दिया। 10 यूनिट सेल करी, मुझे रेवेन्यू मिलता है 200, तो पर यूनिट कितना मिला? 20। समझ आया पॉइंट? तो दैट मींस पर यूनिट सेल करके कितना पैसा कमा। क्लियर हुआ पॉइंट? फिर आता है बेटा हमारे पास कि जो रेवेन्यू कर्व है, ए आर, एम आर, टी आर, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में कैसे बनते। तो पहला आता है हमारा परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट कौन सी होती है बेटा? जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे। कौन सा प्रोडक्ट सेल करेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सा होता है? जो बिल्कुल सिमिलर होगा, किसी भी रिस्पेक्ट में डिफर नहीं करने में। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करेंगे, बट उनका मेन पर्पस क्या है? कि वो सेल कर कर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और बट वो प्राइस इंफ्लुएंस नहीं कर सकते, प्राइस को इंफ्लुएंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर सेलर के पास प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम। अब प्रोडक्ट सेम है तो अगर एक सेलर डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा तो वो कभी भी अपनी सेल ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। रीजन, जो कस्टमर है वो दूसरे बायर सेलर के पास चला जाएगा। तो एक सिंगल सेलर और सिंगल बायर कभी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका शेयर मार्केट में क्या है? इनसिग्निफिकेंट। क्या शेयर है? इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम शेयर है। क्लियर है पॉइंट? सो देखो यहां पर प्राइस को हम एआर भी बोलते हैं। कैसे? वो भी मैं तुम्हें प्रूव करके बता देता हूं। पहले टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टीआर की जगह पी इंटू क्यू लिख सकता हूं, डिवीजन ऑफ क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, तो एआर किसके इक्वल आ गया? प्राइस। तो एआर किसके इक्वल हुआ? पी। सो मैंने अभी कहा कि प्राइस इन्फ्लुएंस हो नहीं सकता, प्राइस सेम रहेगा। एआर क्या रहा? सेम। टीआर तो मल्टीप्लाई कर आ जाएगा, ये आ गया टीआर। और एमआर फर्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे? सेम। फिर 10 माइनस 5, 5 सेम ही आ रहा है। सो इन परफेक्ट मार्केट एआर एंड एमआर ऑलवेज रिमेन सेम। तो देखो यहां पर दोनों सेम है और टीआर इंक्रीज हो रहा था, गैप क्या था? सेम। तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा था? कांस्टेंट रेट से। किस रेट से इंक्रीज हो रहा था? कांस्टेंट रेट। समझ आया पॉइंट? है कोई डाउट तो नहीं इसमें? सो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? व्हेन एआर कांस्टेंट, एमआर इज आल्सो कांस्टेंट। सो एआर किसके इक्वल हुआ? एमआर। क्लियर है पॉइंट? व्हेन एआर इज कांस्टेंट, टीआर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट।
इसमें थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, मैंने लिखवाया था व्हेन एमआर इज कांस्टेंट टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। कोई डाउट? पक्का? फिर आता है बेटा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली होता है सिंगल सेलर, अकेला सेलर है, जो मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता है, बट अगर उसको सेल इंक्रीज करनी है तो प्राइस तो क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? सेल इंक्रीज करने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। समझ आ रहा है पॉइंट? प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई करके टीआर आ जाएगा और एमआर माइनस कर आ जाएगा। अब देखो एआर भी डिक्रीज हो रहा है, एमआर भी डिक्रीज हो रहा है, राइट? बट सबसे ज्यादा रेट से कौन डिक्रीज हो रहा है? यहां पर 1 का गैप है और यहां पर कितना गैप? 2। तो गैप किसका ज्यादा है? एमआर। तो हम क्या बोलते हैं? व्हेन एआर इज डिक्रीजिंग एमआर इज आल्सो डिक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ डिक्रीजिंग एमआर इज मोर देन द एआर। क्लियर है पॉइंट? तो देखो एआर डिक्रीज हो रहा है और एमआर बिल्कुल इसके एग्जैक्टली हाफ पर जाएगी। ठीक है जी। अब टीआर देखना है एक पॉइंट पे, टीआर क्या हो रहा है? इंक्रीज, बट गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या हो गया होगा? मैक्सिमम। फिर क्या होना शुरू हो गया? डिक्रीज। तो जैसे आप टोटल यूटिलिटी कर्व बनाते थे ना, यू शेप, इनवर्स यू शेप, सेम शेप बनेगी इसकी भी। क्या बनेगी? इनवर्स यू शेप। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, बट कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होगा? हेट्रोजीनियस कौन सा होता है? जो किसी ना किसी एक रिस्पेक्ट में डिफर कर जाएगा, लाइक कलर में, साइज में, टेस्ट में, किसी भी रेफरेंस पे वो डिफर करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसको भी अगर सेल इंक्रीज करनी है बेटा तो प्राइस तो क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना। अब देखो इसमें भी प्राइस डिक्रीज हो रहा है, एमआर भी डिक्रीज हो रहा है, बट एमआर का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू एआर। तो बेटा इसकी भी कर्व डाउनवर्ड जाएगी। बट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कर्व में डिफरेंस क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कर्व फ्लैटर होती है और मोनोपोली वाली कर्व स्टीपर, क्योंकि मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और मोनोपोलिस्टिक में सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए उसकी कर्व फ्लैटर होती है। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट, एआर और एमआर में बेटा रिलेशनशिप क्या है? तो हमने परफेक्ट मार्केट में पढ़ा, एआर कांस्टेंट है तो एमआर भी क्या है? कांस्टेंट। तो एआर किसके इक्वल होगा? एमआर। जब एआर डिक्रीज हो रही थी, एमआर भी क्या हो रही थी? डिक्रीज। बट डिक्रीजिंग रेट किसका ज्यादा था? एमआर का। बोथ एआर और एमआर कहां से फाइंड आउट होते हैं? टीआर। इम्परफेक्ट मार्केट में एमआर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, बट एआर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ आया पॉइंट? फिर एमआर और टीआर के बीच में रिलेशन, बेटा जैसे टीयू और एमयू का रिलेशन था, सेम वही। जब एमआर टीआर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, तो एमआर क्या हो रहा है? डिक्रीज बट पॉजिटिव। जब टीआर मैक्सिमम हुआ तो एमआर क्या हुआ? जीरो। जब टीआर डिक्रीज हुआ तो एमआर किस में चला गया? नेगेटिव। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इससे? तीनों पॉइंट क्लियर है? ये इम्परफेक्ट मतलब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर था। और अगर यही चीज परफेक्ट मार्केट में है, जब एमआर कांस्टेंट है, टीआर किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से। कोई डाउट? पक्का? ये तो था बेटा आपका सारा थ्योरेटिकल पार्ट। अगर इसका न्यूमेरिकल आए, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया अभी, टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, या फिर एआर इंटू क्यू। एआर का फॉर्मूला टीआर डिवाइडेड बाय क्यू और एमआर का टीआर एन माइनस और चेंज इन टीआर ओवर चेंज इन आउटपुट और यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? कंसेप्ट सारा सेम है जो हमने कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शन में किया। न्यूमेरिकल करके दिखाऊं कि हो जाएगा? इसका हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है जो प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट में किया था। कॉस्ट में फॉर्मूले ज्यादा थे, इसमें सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट चैप्टर भी साथ में करवा रहा हूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दोनों चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में टेस्ट रखा हुआ, ठीक है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या होता है बेटा? प्रोड्यूसर किस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रहा है? सेटिस्फेक्शन मींस मैक्सिमम प्रॉफिट कहां मिल रहा है। जिस पॉइंट पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा प्रोड्यूसर के लिए? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा वो? इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ रहा है पॉइंट? अब इसमें सबसे पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए। वो हमें पता है क्या होता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया, जिस पॉइंट पर प्रोड्यूसर का क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट।
मैक्सिमम प्रॉफिट। या फिर हम बोल सकते हैं जहां पर प्रोड्यूसर ना तो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है ना ही वो डिक्रीज, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है यहां तक? अब बेटा इसको चेक करने के हमारे पास दो कंडीशंस होती है, दो अप्रोच, टीआरटीसी और एमआरएमसी। सिलेबस में कौन सी है? सिर्फ एमआरएमसी। उसके दो पॉइंट होते हैं। पहला, एमआर किसके इक्वल होना चाहिए? एमसी। किसके इक्वल होना चाहिए? एमसी। और उसके बाद एमसी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। एमसी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। फर्स्ट पॉइंट तो है कि एमसी किसके इक्वल होगा? एमआर। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट क्या है? एमसी उसके बाद क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। जहां ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही क्या होगा मेरे लिए? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब वो दो कंडीशंस है क्या चाहिए, एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या थी? एमसी किसके इक्वल होगा? एमआर। एमसी अभी हमें पता है क्या है? एमसी का मतलब होता है एडिशन इन टोटल कॉस्ट। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो भी टोटल कॉस्ट के अंदर एडिशन हो रहा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट इज नॉट एज मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिन रेवेन्यू अभी पढ़ के हटे, एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो भी एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। यही पढ़ा हमने दोनों पॉइंट्स, तो दोनों पॉइंट क्लियर है। बट वो कह रहे हैं कि एमसी इक्वल टू एमआर, कहते हैं प्रॉफिट तब तक इंक्रीज होगा जब तक एमआर किससे ज्यादा होगा? एमसी से। प्रॉफिट इंक्रीज होगा और प्रोड्यूसर तो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो प्रोड्यूसर तो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेगा। बट जब एमसी कम होगा, एमसी ज्यादा होगा एमआर से, प्रोड्यूसर को क्या आने शुरू हो जाएंगे? लॉसेस। देखो फर्स्ट केस अगर मैं कहता हूं एमसी ज्यादा है एमआर से, तो प्रोड्यूसर को क्या हो रहे हैं? लॉसेस। क्यों? प्रोड्यूसर कह रहा है यार यहां पर तो खर्चे ज्यादा और रेवेन्यू कम, तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर प्रोड्यूसर का रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो प्रोड्यूसर को अभी तो प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस है। प्रोड्यूसर कह रहा है मैं तो प्रॉफिट यहां पर भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके क्या कर सकता है? प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आएगा? एमसी इक्वल टू एम, इस पॉइंट पर इक्वल आएगा। बट वो कह रहे हैं एमसी इक्वल टू एमआर, एक पॉइंट पे क्या, एक से ज्यादा पॉइंट पर भी आ सकता है, ये तो दो पॉइंट पर भी हो सकता है एमसी इक्वल टू एमआर। तो कहते हैं फिर उसके लिए दूसरी कंडीशन है जो उसके साथ कंबाइन होनी चाहिए, एमसी क्या होना चाहिए? फिर ज्यादा। एमसी क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्लियर? और वो तभी जाकर क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बने। देखो यहां पर अगर पहले मैं कर्व के साथ बताता हूं, परफेक्ट मार्केट में एमआर अभी हमने पढ़ा क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एमसी क्या होता है? यू शेप। ये होता है एमसी इक्वल टू एमआर है यहां पर, एमसी इक्वल टू एमआर यहां पर भी है। बट इक्विलिब्रियम पॉइंट में दोनों को थोड़ी ना बोल सकता हूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एक ही आएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? एमसी शुड बी राइजिंग। देखो इस पॉइंट के बाद एमसी क्या हो रहा है? डिक्रीज। इट मींस वी हैव एन चांस टू प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर प्रॉफिट। इसके बाद अगर मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी तो मेरी कॉस्ट क्या रहेगी? कम, रेवेन्यू क्या रहेगा? ज्यादा, तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होंगे। इस पॉइंट तक आते आते फिर इक्वल आ गया। बट इस पॉइंट के बाद अगर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को क्या होंगे? लॉसेस, क्योंकि यहां पर कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा, और रेवेन्यू क्या रहेगा? कम। तो यहीं पर इक्वल आना चाहिए फिर, क्योंकि दोनों कंडीशन नहीं पूरी हो रही है। एमसी इक्वल टू एमआर, और एमसी क्या होना चाहिए उसके बाद? राइज, और वो राइज हो गई। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब बाय चांस आपको क्वेश्चन कैसे आता है, आपको टीआरटीसी दिया होगा, कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, तो आपने उससे एमआर एमसी निकालना है। दोनों कंडीशन देख लो, क्या कंडीशन थी? एमसी इक्वल टू एमआर, तो दो पॉइंट पर आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी? एमसी शुड बी राइज। क्या इसके बाद एमसी राइज हो रहा है? नहीं। इसके बाद हो रहा है एमसी राइज? यस। तो ये पॉइंट क्या होगा मेरे लिए? इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? पक्का? सेम बेटा इम्परफेक्ट मार्केट में भी है। देखो एमसी इक्वल टू एमआर है यहां पर, और एमसी क्या होना चाहिए उसके बाद? राइज। राइज हो रहा है, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम। और अगर इसमें चेक करें एमसी इक्वल टू एमआर कहां पर आ रहा है? यहां पर, उसके बाद एमसी क्या होना चाहिए था? राइज। आ रहा है राइज, तो ये कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम। कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्वेश्चन में अगर आपसे टीआरटीसी अप्रोच से पूछा हुआ है तो आपने क्या करना? टीआरटीसी का डिफरेंस देख लेना। जहां पर टीआरटीसी का मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, मतलब टीआर में से टीसी माइनस करने के बाद, इन दोनों का माइनस करने के बाद जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, जैसे इसमें क्या आ रहा है? पहले 2, फिर कितना आ रहा है? 3, इधर 3, 0,
और इसमें माइनस, तो ये 2 पॉइंट मान लो इधर 2 ही आ रहा है इधर भी, तो ये क्या आ रहा है मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या होगा उसके लिए इक्विलिब्रियम। तो TRTC में हम गैप देखते हैं। क्लियर? वैसे आता नहीं, आएगा किसके थ्रू, MRMC। क्लियर है? 2 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, या तो MRMC प्रोसेस सीधा पूछ लेंगे या कंडीशन पूछेंगे, या फिर जैसे इसमें TRTC देके MRMC निकाल के पूछना होगा, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन दे देंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ विद द हेल्प ऑफ MRMC। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स का टेस्ट है नेक्स्ट क्लास। ठीक।